पलास पाइया डोगरिया ओ रौंसलिया तार तेरा बड़ा मंदा लगदा। तो इसलिए बहुत अच्छा है ये डोगरी भाषा हमारी, इसको प्रमोट करना चाहिए और हर एक मिठड़िया सर डोगरें दी बोली ते खंड खट मिठे मीठे लोग लोग भगवान या राम भजन से तो मिलते नहीं, ये आपके अंदर में माला फिरत जग गया तो ये मिथिला आपके मन अंदर बसे। है भगवान। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का बसना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज कश्मीर अधूरा है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी बिल्कुल लड़ते रहे बिल्कुल बिल्कुल तो उनकी जब तक कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है उस तभी टाइम। तो फिर उसके बाद फौज 89 में रिगिंग का जो माहौल बना, आपको लगता है अगर वो रिगिंग ना हुई होती तो जैसे मफ का जो डर था कि मफ सरकार लगता है कि उस समय अगर सही निर्णय लिया जाता कि जो लोग भी वो आते वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सगंध उठा के बहुत बड़ी गलती हुई, जिसकी वजह से एक इस कश्मीर में जो टर्न आया, जो माहौल शायद बना, ना आता फिर दोबारा ये नहीं आता। इसके बाद ही मिलिटेंसी जो है वो रूस पे हुई। हमारा बचपन था, हम माँ बाप से काफ़ी डरते थे। तो आज का दौर फ़र्क है, तो हम इतना खुल के माँ बाप के सामने इतना ज़्यादा बैठना नहीं होता। वक्त के पॉलिटिक्स को और अभी के पॉलिटिक्स को कंपेयर कर आज की पॉलिटिक्स और उस वक्त की पॉलिटिक्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो उन्होंने एक चोरी शिप एक रेजुलेशन लाया, 2 मिनट में कोई भी रेजुलेशन उसका नोटिस होता है, उसको सर्कुलेट किया जाता है, तो वो कोई भी चीज़ नहीं की, जल्दबाजी में पेश किया। तो इसलिए वहाँ पे हंगामा तो क्रिएट होना था। गलती जो थी वो स्पीकर साहब की थी। पूरा प्लान था ये बाकायदा प्लानिंग्स पे किया गया। इस चीज़ को हमारे श्यामलाल शर्मा जी ने भी एंडोर्स, ये उनकी एक सोची समझी चाल थी। इंजीनियर रशीद साहब को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है, वो उनकी बी टीम है। देखिए सियासत में कटाश होते रहते हैं, कोई कहता है ये बी टीम है, कोई ए टीम है। 29 सीट्स आपको जम्मू डिवीजन से मिली हैं, फिर भी अपोजिशन में बैठना पड़ रहा है क्योंकि रजौरी पुंछ में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा। 2 से 29 पहुँच गए हैं, तो एक दिन आएगा 29 से 49 भी पहुँचेंगे और रियासत का हमारा अपना चीफ मिनिस्टर होगा। इस बार अगर मंथन करें कमी कहाँ रह गई सर, अगर रजौरी पुंछ की बात करें? मत की बात है, कभी कभार आपको ये भी मानना चाहिए जिसके मुकद्दर में कोई बात हो तो मिल ही जाती। कहते हैं ना कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी उनकी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। Good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind to all of you. My name is Navjot Singh and you are watching The Navjot Singh Show. जैसे आपने अब हमारे पिछले एपिसोड्स में देखा है, we have been bringing men and women of eminence. Their exemplary leadership and their contribution to the society has defined the larger narratives that the youth needs to follow. और इसी कड़ी में हमारे साथ आज एक ऐसे कद्दावर नेता हैं, जम्मू कश्मीर के एक सीनियर पॉलिटिशियन, मल्टीपल टाइम्स एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर एंड करंटली एमएलए फ्रॉम सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आवर टुडेज गेस्ट जनाब सुरजीत सिंह सलाथिया जी. वेलकम टू द पॉडकास्ट सर. नमस्कार. थैंक यू सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकाला टू कम ऑन आवर शो एंड अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को आपके अनुभवों से हमारे श्रोता ज़रूर यकीनन कुछ ना कुछ सीखेंगे. तो सर सबसे पहले हम शुरुआत आपके बचपन से करते हैं. लेट्स गो बैक इन टाइम टू योर यंगर ईयर्स. जो जम्मू कश्मीर के बाहर के भी श्रोता हैं उनके लिए आई वुड लाइक यू टू टेल कि आप कहाँ से आते हैं पर्टिकुलरली, एंड आपके पेरेंट्स के बारे में, और आपका बचपन कैसा रहा सर. सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक अच्छी शुरुआत की है और अपना यूट्यूब चैनल जो खोला है और एक अच्छा थैंक यू सर. आपने अपने आप को इस स्थिति में लाया है. मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका पैशन है, जो आपकी डेडिकेशन है, उससे रियासत नहीं बल्कि तमाम अपना नाम रोशन करने के लिए आप काम करें. थैंक यू सो मच सर. मेरा बचपन जो है, एक गांव है गुड़ासलाथिया, जो कि एक नाम जाना जाता है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरे देश में.
क्योंकि गुड़ा सलाथिया के लोगों ने इस रियासत के लिए, यहाँ की सरहदों के लिए अपना बलिदान दिया और इस मुल्क की सरहदों को कायम करने के लिए गुड़ा सलाथिया जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं उस इलाके से आता था, यहाँ से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जी जिन्होंने अपनी शहादत दे के परमवीर चक्र हासिल किया, और इस रियासत को बचाने का काम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को हमें जो है भूलना चाहिए। मैं उनको नमन करता हूँ। जी बिल्कुल सर। और उसके साथ ही हमारे जो बचपन उस गांव में गुजरा कि हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरे पिताजी पुलिस में थे जी और हम 2 भाई और 3 बहनें थी। बड़े भाई जो हैं वो रिटायर एज ए लेक्चरर हुए जी और हमने स्कूलिंग जो है हमारी गुड़ा सलाथिया में हुई और मेरा जन्म 1954 में हुआ और हमने स्कूलिंग जो है उसी गांव से की, जो कि गुड़ा सलाथिया उस समय हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था। और उस समय बहुत से कम स्कूल हुआ करते थे और बहुत से इलाके के लोग जो है गुड़ा सलाथिया में पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि उस समय बोर्डिंग होता था। तो उस बोर्डिंग में दूर दराज के बच्चे जो थे, जो लोग थे, वहाँ रहते थे हॉस्टल्स में। और उसके बाद फिर बाद में हमारे वक्त में मैंने अपना सियासी जीवन 1977 से शुरू किया, क्योंकि मैं एक शुरू से ही हम सोशल वर्कर की हैसियत से काम करते रहे। सर मैं लेकिन सियासी जीवन में जाने से पहले आपके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि उनका आपके जीवन पे किस तरह का प्रभाव रहा। और देखिए, उस समय आप जानते हैं कि एक मुश्किल समय था। जी जी तो आज का वक्त और उस वक्त में काफ़ी फ़र्क है। आज से 50 साल पहले तो वो अपना नौकरी का पेशा करते थे, तो पुलिस में थे। तो जो मेरे दूसरे भाई थे मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, उन्होंने वहाँ से स्कूलिंग की और फिर ग्रेजुएशन जम्मू से किया जी जी और उसके बाद वो टीचर के होते हुए उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद फिर वो एज ए लेक्चरर रिटायर्ड हुए। और पिताजी जो हैं वो 95 के करीब जब उनकी आयु थी तो उनका स्वर्गवास हो गया। और माताजी जो है वो भी 85 के करीब। उनके नाम आप बता सकते पिताजी का नाम ठाकुर नत्था सिंह जी था हैं। जी जी। और माताजी का नाम अमर देवी था। तो कोई सर ऐसी बचपन की हमें बहुत सारी यादें होती हैं जो हम पेरेंट्स से डांट भी पड़ती है या बहुत सारी ऐसे जैसे आपने कहा कि उस वक्त काफ़ी अभाव का भी एक टाइम था, तो अभाव से प्रभाव छोड़ने तक की जर्नी में उस वक्त आपके कुछ ऐसे यादगार पल जो कोई इंसिडेंट जो अगर आप याद करना चाहें। देखिए, उस समय क्या है कि जो हमारा बचपन था हम माँ बाप से काफ़ी डरते थे। तो आज का दौर फ़र्क है, तो हम इतना खुल के माँ बाप के सामने इतना ज़्यादा बैठना नहीं होता था कि कभी डांट ना पड़ जाए। तो उनका एक डिस्टेंस हमारा रहता था। रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। यस। तो जिसकी वजह से हम कोई भी वो काम कहते थे, क्योंकि उस समय मेहनत का ज़माना था, जी जी मेहनत करना पड़ती थी, क्योंकि हमारे पास उसके वक्त में पीने के पानी की कमी होती थी, रास्ते नहीं होते थे। तो इसलिए पैदल चलना, वहाँ पहुँचना एक टफ़ लाइफ ज़िंदगी की अगर देखा जाए तो रूरल एरियाज़ में होती थी। तो खेती बाड़ी भी थी नॉर्मल, लेकिन क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वहाँ पे हमारे पास कोई इरिगेशन सिस्टम नहीं था और जिसकी वजह से कंडी का एरिया है, इतनी उपजाऊ ज़मीन नहीं थी कि जिससे लोगों का जो है ज़िंदगी बसर हो सही। इसीलिए जो लोग हैं वो ज़्यादा फ़ौज में जाते थे या और सिविल
जो हमारे सर्विसेज थी उस पर जाते थे, क्योंकि गुड़ासलाथिया की 90% पॉपुलेशन जो है उसमें फ़ौज में जाती थी। राइट सर। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपसे बात की कि ये गांव एक बड़ा नाम है, जिस गांव के 3 जनरल हुए हैं और एक गिनी बुक में रिकॉर्ड है उनका, और एक ही घर के थे। सो राजेंद्रपुरा के नाम से भी तो शायद वो चेंज हुआ। राजेंद्रपुरा भी हमारी ही एरिया में है, वही कंस्टिट्यूंसी है हमारी जो पहले थी। तो इसलिए एक जीवन जो था एक संघर्ष में रहा जी। और मेहनत में रहा, और हमें माँ बाप ने यही सिखाया था कि मेहनत ही एक जो है वो आपको आगे ले जाएगी। उसी मेहनत से हम अपनी लगन से काम करते रहे, और उसके बाद हमारा जो सोशल एक गांव के अंदर एक भाईचारा होता है, कभी किसी की शादी हो, खुशी हो, गमी हो, उसमें शामिल होना और अपने आप को उनके साथ हाथ बटाना, ये हमारा शुरू से रहा। उसके साथ साथ फिर जब हम अपने कैरियर हमने जब शुरू किया तो उस समय इस रियासत में जो था कि सर 2 आपका ही पार्टियां चलती आपका थी। जन्म उस वक्त हुआ जब हमारी रियासत अपने शुरुआती दौर में थी। जी 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 उस वक्त मतलब हमने देखा कि पहले सदर रियासत थे, जी फिर जी बाद में 65 के बाद जो अलग एक सिस्टम बना। तो अगर आप उस वक्त के पॉलिटिक्स को और अभी के पॉलिटिक्स को कंपेयर करें, और उस वक्त जैसे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे और भी उस वक्त कुछ रिकाउंट कर सकते हैं आप उस दौरान की? देखिए, आज की पॉलिटिक्स और उस वक्त की पॉलिटिक्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जी। क्योंकि उस समय जो हमारा नौजवानों का पढ़ाई लिखाई के मुताबिक उस समय मैट्रिकुलेट को भी अच्छा नौकरी मिल जाती थी, अच्छा टीचर माना भी लग जाता था, फिर ग्रेजुएट हुआ तो उससे बड़ा बन जाता था। तो आज आप एक बटन हमारा दबता है तो हज़ारों की तादाद में एमएससी जो है बीएससी बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी से निकल के आते हैं। उस समय मुश्किल था। उस एरिया में बड़ी मुश्किल से कोई ग्रेजुएट मिलता था। तो इसलिए उस समय के जो सिस्टम था उसमें सब लोग जो है नौकरी पेशा में ज़्यादा ध्यान उनका लोगों का रहता था, और मिल भी जाती थी क्योंकि पॉपुलेशन भी कम थी, पढ़े लिखे लोग भी कम तो थे। पढ़े लिखे लोग भी कम थे, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिल जाता था। आज के इस वक्त में वो चीज़ नहीं है। आज प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट ऑफिस आ गए, तो जिसकी वजह से उस वक्त का और आज का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सर इसलिए हमने जब अपना करियर शुरू किया तो उस समय रियासत में 2 ही पार्टियां चलती थी, कांग्रेस और नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस। शेख अब्दुल्ला जी का 75 के बाद यहाँ आया इंदिरा शेख निकलना, अकॉर्ड हुआ था। या उसके बाद वो आए, तो हम इतने सक्रिय नहीं हुए थे, लेकिन एक बात थी कि हम लोगों की आवाज़ उस समय भी, स्टूडेंट्स की आवाज़, बाकी लोगों की आवाज़ को हम हमेशा उठाते रहे। कोई भी जर्नल काम हो तो उसके लिए हम आवाज़ उठाते थे। उसके बाद हमने इस पार्टी में ज्वाइन किया और पहला इलेक्शन मैंने 1983 में सांबा से लड़ा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ा जी। था आपने? उससे पहले मैं विजयपुर में एक मार्केटिंग सोसाइटी थी, उसमें मैं एज ए डायरेक्टर मुझे बनाया गया और मैंने वहाँ से करियर शुरू किया अपना। और सोसाइटी का नाम पूरी रियासत में पहचाना जाता था कि हमने जब वहाँ पे 2-4 साल 5 साल जब मैंने वहाँ पे काम किया तो हमें विजय ऑयल जो है मस्टर्ड ऑयल था उसके नाम से जाना गया, क्योंकि पूरी सप्लाई जो थी कश्मीर की, और मार्केटिंग सोसाइटी में तकरीबन सैकड़ों की तादाद में एम्प्लॉइज़ भी वहाँ लगे और एक अच्छा नाम उस मार्केटिंग सोसाइटी का बना
क्योंकि उस समय एक ऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा दिया जाता था जी जी। और उसकी वजह से उस एरिए को सारे को कैटर करने के लिए वो सोसाइटी जो मार्केटिंग सोसाइटी बनी थी जिसका फ़ायदा लोगों को मिलता सर था। उसी दौरान गुजरात में भी अमूल का जी हाँ। हुआ था, तो इधर भी उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं, पड़ा? उसमें अमूल और इसमें डिफरेंट है क्योंकि यहाँ मार्केटिंग सोसाइटी हम फर्टिलाइज़र के लिए काम करते थे और फिर जो रियासत में सारा नमक आता था जी जी। उस नमक की एजेंसी भी मार्केटिंग सोसाइटी विजयपुर से जाती थी ओके सर। और फिर हमने वहाँ पे एक राइस मिल भी लगाई और उसके साथ फिर हमने वहाँ पे एक ऑयल मिल जिसका विजय ऑयल नाम का एक मस्टर्ड ऑयल जो है रियासत में उसका काम शुरू किया और जिसका काफ़ी डिमांड रही, तो वो हम काम करते रहे और फिर मुझे 1983 में पहला मौका मिला कि मैं सांबा से इलेक्शन लड़ा हूँ। उससे पहले मैं यहाँ यूथ फेडरेशन होती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट रियासत जम्मू कश्मीर का रहा हूँ और हमने वहाँ यूथ में होते हुए काफ़ी काम किया। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब भी जो है जब इंग्लैंड से वापस आए तो उनके साथ हमने काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट किया और उनके साथ चलते रहे। उसके साथ साथ फिर जब मैंने 1983 में इलेक्शन लड़ा तो उसमें मुझे तकरीबन 1000 वोट से मैं हारा था और वहाँ पे दूसरी पार्टी का जीता था और उसके बाद मुझे 1984 में सुपर बाज़ार का चेयरमैन बनाया गया और उसके बाद मुझे डायरेक्टर J&K बैंक भी मैं रहा हूँ 84 से 86 तक। तो इसलिए वहाँ पे ये काम करते करते उसके बाद 84 में 87 में वो हमारा अकार्ड हुआ जिस अकार्ड से हमारी सीट जो है वो कांग्रेस को गई और उसके बाद वहाँ से प्रकाश शर्मा MLA बने। सर अगर हम थोड़ा सा इतिहास में हल्का सा पीछे जाएं, जब देश आज़ाद हुआ तो तब हमारी प्रिंसली स्टेट थी, महाराजा हरी सिंह थे हमारे जो किंग थे। उसके बाद जैसे विलय हुआ और 73 दिनों के लिए हमारी रियासत एक आज़ाद देश की तरह थी जब 26 अक्टूबर 1947 को एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन हुआ। उस वक्त शेख अब्दुल्ला साहब और महाराजा साहब के बीच में थोड़ा सा एक टसल का माहौल था क्योंकि वो पंडित नेहरू जी के थोड़े करीबी थे और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, डॉक्टर करण सिंह ने भी अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में ऐसा कहा है कि महाराजा साहब को और महारानी तारा देवी जी को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने में कहीं ना कहीं शेख अब्दुल्ला जी की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? उस समय उन परिस्थितियों में जो हुआ उसमें शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का रोल था महाराजा हरी सिंह को यहाँ से कराने का। तो पंडित नेहरू जी का भी जो है महाराजा साहब को जो था कि जो सपोर्ट चाहिए थी वो नहीं मिली, जिसकी वजह से महाराजा साहब ने तो विलय किया, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर उस समय महाराजा चाहते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने देश के साथ वफादारी करके उन्होंने इस विलय को किया और जब तक इंडियन आर्मी नहीं आ गई और इंडियन आर्मी को भी भेजा गया और हमारे तभी तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी लड़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनकी जब तक कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है उस तभी टाइम। तो फिर उसके बाद फौज आई, तो फिर उस फौज ने ये फर्स्ट पूरा मोर्चा सिख बटालियन हाँ, तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंची थी और महाराजा जी को रातों रात वो मेनन साहब आए थे तो उनको निकलना पड़ा, फिर साइन किया वो सारा सिचुएशन उस टाइम। पर उसके बाद 53 से लेके 75 तक शेख साहब को उन्होंने जेल में रखा, इनकार्सेट रखा, कभी कभी छोड़ दिया या कभी कभी। तो वो पंडित नेहरू जो उनको बिल्कुल सपोर्ट करते थे, फिर बाद में उन्होंने ही उनको, फिर बाद में इंदिरा शेख अकॉर्ड हो। तो ये क्योंकि आप उस टाइम को बहुत अच्छे से समझते हैं, शेख साहब के साथ आपने काम भी किया है, आप उस टाइम फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ भी काम किया है, तो आप उस
एवोल्यूशन को कैसे देखते हैं फ्रॉम 47 टू 53 टू 75? द पीपल फॉर द यंग जनरेशन जिनको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, कैन यू सिंप्लीफाई इट फॉर दोज पीपल? देखिए, उस समय का जो आप हिस्ट्री देखें तो पिछला पुराना, जब आप देखें कि अपने अपने लेवल पे सब लीडरों ने कंट्रीब्यूट किया। हम ये कहें कि इस समय मैं उस पार्टी में नहीं हूँ तो शेख अब्दुल्ला ने की भी कंट्रीब्यूशन थी रियासत के, क्योंकि उसने भी, शेख साहब ने भी जो है, अगर वो चाहता तो उस समय भी दूसरा नारा लगा सकता था। उसने कहा कि मैं देश के साथ जाना, मैं पाकिस्तान को, उसने टू नेशन थ्योरी को डिनाई किया था। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि मैं बड़े देश के साथ जाना चाहता है। तो हमें हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। तो आज बेशक हमारे मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिकल मतभेद अलग लेकिन हैं। सवाल इस बात का है कि उस समय का उनका जो निर्णय था कि कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का काम, बिल्कुल सर, वो शेख अब्दुल्ले की भी कंट्रीब्यूशन थी, उसमें कोई दो राय नहीं। सर शेख अब्दुल्ला साहब के बाद जो फारूक साहब आए, और फारूक साहब का जब दौर आया तो फारूक साहब एक जो है, उन्होंने अपने समय में काम करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी थी जो इन्होंने हमेशा इस जम्मू कश्मीर को हमेशा एक उसी तरीके से समझा और उसी तरीके से इसको हाईलाइट करके रखा, और इस पे हमेशा तजर्बे होते रहे कश्मीर के ऊपर, चाहे वो शेख अब्दुल्ले का दौर हो, मीर कासिम का दौर हो, हमारा जितने भी चीफ मिनिस्टर यहाँ, जितने बख्शी गुलाम मोहम्मद, जितने भी हुए, ये हमेशा एक कश्मीर जो है एक एक्सपेरिमेंट रहा, और एक्सपेरिमेंट तरीके से ही जो ये लगाते रहे। और उनका एक ये नारा हमेशा रहा कि उन्होंने बस आज़ादी के नाम पे बात करके कश्मीर को जितने फंड्स और मिल सकते थे वो लेते रहे। पर सर तो एक हाइंडसाइट में हम देख सकते हैं, लेकिन जैसे इस वक्त जो माहौल उस वक्त जो था, आपके जो कमांड में होते हैं तो आपको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, कुछ सही हो जाते हैं, और अब हाइंडसाइट में उनको हम रेट्रोस्पेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं उस वक्त क्या था, वो उन डिसीजन मेकिंग कई बार मुश्किल भी हो जाती है। तो 89 में सर जब रिगिंग का वो जो 87-89 में रिगिंग का जो माहौल बना, आपको लगता है अगर वो रिगिंग ना हुई होती तो जैसे मफ का जो डर था कि मफ सरकार बना ली, थोड़ी सीटें ले जाती मफ, लेकिन उस माहौल की वजह से क्या लगता है आपको, अगर वो ना होता तो जम्मू कश्मीर की दिशा शायद मुझे ये लगता है कि उस समय अगर सही निर्णय लिया जाता कि जो लोग भी वो आते, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सगंध उठा के उन्होंने असम्बली में आना था, जी बिल्कुल, वो आते अपनी बात रखते जी। अगर वो एक, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती हुई, जिसकी वजह से एक इस कश्मीर में जो टर्न आया, जो माहौल बना, ना आता फिर दोबारा ये नहीं आता। तो उन लोगों की उस समय ये नहीं चाहिए था। इसके बाद ही मिलिटेंसी जो है वो रूस पे हुई। आप उसी के 90 में आप देखें कि किस किस्म के हालात वैली में बने, तो उस वैली के हालात बनाने के लिए बहुत सी ऐसी फोर्सेस जो बैठी थी, जो ये चाहती थी कि यहाँ अमन चैन ना हो, और जो पाकिस्तान के जो आका हैं उनके इशारे पे हमेशा काम करते आए हैं, और उनको फंडिंग भी मिलती रही। और जिस तरीके से चाहे वो दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने जमात इस्लामिया हो, मीरवाइज फारूक हो या गिलानी जी हों, उन्होंने तो अपनी दुकान हमेशा चला के रखी और उस दुकान का उन्होंने फ़ायदा लिया। और जितने जो बड़े बड़े नेता हैं, उन नेता ने कश्मीरियों को आगे लगाया और अपनी फैमिलीज़ को अच्छी एजुकेशन देने के लिए रियासत के बाहर भेज के, मुल्क के बाहर भेज के उनको अच्छी तालीम हासिल करवाई और उनके हाथ में पत्थर जो है वो दे दिया, जिसकी वजह से कश्मीर जो है एक आस्ता आस्ता जो है उस ऐसी दिशा में फंस गया कि उनको निकलना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से हमारी रियासत में तरक्की की राह जो थी, जिसको आज
हम समझते हैं कि इतना कुछ आने के बाद भी आज बहुत सी कमियां हैं इस रियासत के अंदर, तो शायद नहीं होती अगर सही निर्णय लिए जाते। तो सही निर्णय में कहीं तो कहीं कोताही कमी रह जो है हो रही है। सर 1971 में, जैसे आपने बिल्कुल सही बात की, बांग्लादेश जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश एक नया देश बना, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अंदर वो टीस थी। उसके बाद जो आईएसआई और उनके जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उनकी ये पॉलिसी थी टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो पंजाब में भी जो माहौल बना, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी वो पॉलिसी थी। और जो रिगिंग का हमने पहले बात की, कहीं ना कहीं उनको मौका मिल गया उस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने का, और उन्होंने वो अपना फंडिंग की सेपरेटिस्ट लीडर्स को, क्रॉस बॉर्डर पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में उन्होंने वो कैंप सेटअप किए। तो आप क्या देखते हैं सर, जैसे हम हमारे लिए वी कंसिडर पीओजेके एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट अब कुछ इंटरव्यूज़ में देख रहा था, डॉक्टर करण सिंह भी उसमें ये कह रहे थे कि although we claim that POJK we like to take it, but जो practical situation है, it will stay with Pakistan as of now. We will try to get it, but it is not possible. तो आपको क्या लगता है practically what should be done to maintain peace between the two countries? Because अभी देखिए काफ़ी देर से अभी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को ही भुगतना पड़ा है। पॉलिटिक्स तो होती रही है, बट जो ज़मीन के हालात हैं, जैसे मिलिटेंसी पिछले कुछ महीनों से बहुत बड़ी है, जैसे शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद भी और उससे पहले भी जो एसएसजी कमांडोज थे पाकिस्तान आर्मी के, ऐसी कुछ इंटेल रिपोर्ट्स थी कि उनको भी इन्फिल्ट्रेट किया गया है थ्रू सांबा सेक्टर में भी पठानकोट एक्सेस टू क्रिएट अ न्यू एक्सेस इन रियासी बेल्ट, इन पीर पंजाल बेल्ट, बिकॉज 370 हटने के बाद कश्मीर वैली में पत्थरबाजी कम हुई, मिलिटेंसी के अटैक्स कम हुए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से हर एक मुल्क के अंदर अपना काम करना। पाकिस्तान आज से नहीं, शुरू से ही वो उसने हमारे साथ प्रॉक्सी वार शुरू किया था। राइट सर। लोगों को भेजना और यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करवाना और अपने जो है आका तैयार करने और यहाँ के लोगों को गुमराह करना, वो इनकी एक शुरू से पॉलिसी रही है। और जिस पॉलिसी में बहुत सी दूसरी कंट्री भी इन्वॉल्व हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे ये हालात तो यहाँ दूसरी कंट्री हमेशा से आपका तात्पर्य CIA, अमेरिका? यस, उन्होंने अमेरिका जो है या बाकी कंट्रीज़ हैं, उनका एक कोशिश रही है ना कि हम किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को हम जीवन दान दे के रखें, भारत को परेशान करके रखें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो कमज़ोर तरीन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने डिसीज़न नहीं ले पाए, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं उन्होंने डिसीज़न लिए हैं। उन्होंने सर ये क्या बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है अगर हम क्योंकि आज जो देश की सिचुएशन है, बेशक कमियां हर लीडर में कमियां रह जाती हैं, जितना बड़ा लीडर होता है उसकी उतनी कभी कभी गलतियां भी होती हैं, पर उनकी इंटेंशन पे तो हम डाउट नहीं कर सकते। बिकॉज देखिए, उनकी टेंशन पे हम इसलिए जब देश के प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू माहौल बहुत अलग था। देखिए, पंडित जी का जब वहाँ का जब आप बात करें, लाल बहादुर शास्त्री जी की करें, तो ऐसी बात नहीं है कि देश जंग में कितना स्ट्रांग, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने काम किया इसमें कोई दो राय नहीं। इंदिरा जी ने भी अपना वक्त में काम किया, लेकिन जो पिछले 10-15 साल रहे, उस 10-15 साल में हमारी पोजीशन जो थी वो वीकन हुई। हमारी जो डिफेंस पॉलिसी थी या हमारी इंटेलिजेंस थी उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ पे इस रियासत की हालात यस तो उसके मुताबिक जो है वो सिलसिला नहीं बन पाया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्टैंड तो लिया कि इस बात का लिया कि कम से कम जो रोज़ पाकिस्तान की तरफ से इस बॉर्डर पे फायरिंग होती थी, लोग वहाँ से प्लान करते थे, और चाहे वो हमारा रबी की फसल हो, चाहे हमारा जब भी फसल काटनी हो तो पाकिस्तान से फायरिंग होती थी, लोगों का नुकसान होता था, पशु मारे जाते थे, लोग मारे जाते थे, और लोग वहाँ से प्लान हो के बच्चों के एग्ज़ाम होते थे तो हम
शरण लेने के लिए उनको कहीं शेल्टर्स में जाना पड़ता था। तो इसलिए फिर देश के प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे, तो उसके मुताबिक सीज़ फायर हुआ। आज आप देखेंगे हमारा बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या दूसरा भी, वो फायरिंग का सिस्टम जो है वो ख़त्म हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम लोगों को वहाँ भागने के बजाय हम क्यों ना वहाँ पे ही शेल्टर प्रोवाइड करें। तो बंकर बनाए गए, बंकर के साथ बड़ी बड़ी कोई शेल्टर हाउस भी बनाए गए, ताकि वहाँ से अगर कुछ हो तो लोग वहाँ से अपनी परिवार को लेके अपने आप को सेफ कर सकें। तो उसके बाद आज आप देखें कि बॉर्डर की सिचुएशन जो है वो लोग अपने घर बना रहे हैं और लोग जो हैं अपनी ज़मीन में हल चला रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इसलिए बड़े स्टेप जो थे ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। डेफिनेटली क्योंकि इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है कि आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि हमें खुद मुझे कई दफ़ा जाना पड़ता था कि पाकिस्तान की फायरिंग से जब नुकसान हो जाता था, उस एरिया में बहुत होती थी। तो इसलिए हमारा बॉर्डर का एरिया रहा, तो हमेशा वहाँ पे यही परेशानी रहती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक स्ट्रांग मैसेज जो है वो पाकिस्तान को गया है। सर, और आपकी बात उसके बाद देखिए आज इक्का दुक्का जो है उनको हम कैसे, इंसिडेंट जैसे अभी हो रहे हैं, हो रहे टनल पे हैं। हुआ है, लेकिन ये सब हुआ। ये बात आपको बता दूं कि पहले आप देखिए कि कोई मिलिटेंट मरता था तो लाखों की तादाद में उसके जनाजे में लोग जाते थे, पत्थरबाजी होती थी। पत्थरबाजी होती थी। और उसके बाद आज जहाँ मिलिटेंट मिलता है वहीं दफन किया जाता है। एक्चुअली उमर साहब का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है। उन्होंने कहा है कि पहले हफ्ते में 7 में से 3 दिन कैलेंडर होता था हड़ताल का, अब वो कैलेंडर वगैरह सभी अभी इट्स पीसफुल, स्टोन पेल्टिंग कम हुई है, सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हुई है। दैट इज़ कमेंडेबल, दैट इज़ एब्सोल्युटली अ गुड आइडिया। बट हैविंग सेड दैट, हमें जो ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है, साउथ एशिया की जो जियो पॉलिटिक्स है, हमें सिर्फ पाकिस्तान के एंगल से ना देख के इस मिलिटेंसी को, एक चाइना का जो एंगल उभर के आ रहा है। सर, एक रिसर्च रिपोर्ट सबमिट की थी मैंने कुछ देर पहले, जैसे हमारे पीर पंजाल बेल्ट में जो मिलिटेंसी का अटैक हुआ है, उसको चाइना से किस तरह से लिंक किया जा रहा है कि लिथियम हमारा यहाँ पे 6 मिलियन टन पाया गया है और 82 में जी, और ग्लोबल लिथियम मार्केट में चाइना 60% कंट्रोल करता है उसको, और ईवीज में और जो भी हमारी सेमीकंडक्टर चिप्स में लिथियम यूज़ किया जाता है। तो जो चाइना ये नहीं चाहता है कि भारत अपना ये लिथियम रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करे, ताकि उसकी जो मोनोपोली है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करे। जो PAFF था, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, टनल वाली जो गगनगीर में टनल पे अटैक हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो ग्रुप है उसने सपोर्ट किया TRF को, और ये भी कहा कि हमारे मित्र जो चाइना में बैठे हैं वो इससे यकीनन खुश होंगे, क्योंकि वो टनल श्रीनगर को लद्दाख से कनेक्ट करती है। वो नहीं चाहते हैं कि उस तरफ वो एक एक्सेस वो भी डेवलप हो। और जब गलवान वाला इंसिडेंट हुआ, वो भी चाइना की एक टैक्टिक थी कि वो किस तरह से हमारा सिक्योरिटी को थोड़ा सा वहाँ डाइवर्ट करे, ताकि कश्मीर का सिक्योरिटी ग्रिड वीकन हो। तो मुझे लगता है हमारे जो हुक्मरान हैं, जो सीनियर लीडरशिप पे बैठे हैं, डोवाल साहब हैं RNA से, एंड दी डिफेंस मिनिस्टर एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसीज, दे विल टेक कॉग्निजेंस दीज थिंग्स और इस पे काम करेंगे। आप क्या समझते हैं सर? देखिए उस पर काम हो रहा है। सवाल इस बात का है कि चाइना बॉर्डर पे जो फ़ौज आगे आई थी, दोनों जनरल्स की बात होने के बाद और इंटरफेरेंस हमारे डिफेंस मिनिस्टर और आपके फॉरेन मिनिस्टर की वजह से आज वो फ़ौजें वापस गई हैं। राइट सर। एक बहुत बड़ा बिल्कुल। चैलेंज है। बाकी देश हमारा जो है वो बराबर मजबूती के साथ खड़ा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री है, उससे हम किसी से पीछे नहीं हैं। लेकिन हम जो है कभी भी हमारे लोग जो है प्रहार नहीं करते हैं। हम हमेशा पीस लविंग रहे हैं और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम जो है पीस लविंग से ही अपने मुल्क में, इसीलिए पीस लविंग की वजह से ही आज आपका देश जो है सब दुनिया से आगे की तरफ बढ़ रहा है।
इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द और ग्लोबल आज इकोनॉमी आज इकानमी के ज़रिए से आप देखें कि जो कंट्रीज़ हमसे 100 साल एडवांस थी, आज उनकी इकानमी की पोजीशन क्या है। वहाँ पे स्टैग्नेशन हो गई है, वहाँ पे लोगों के रोज़गार छीन गए हैं और आज उनकी हालत इतनी बेहतर हो गई है क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी सर टीम वी आर डूइंग गुड, बट एक जो मेन जो इसमें मैं अगर एज एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी जो चीज़ मुझे लगती है इसमें कि ऑल्दो वी आर राइजिंग जीडीपी नंबर्स आर ग्रोइंग, पर हमारा देश एक युवा देश है। 65% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन 35 से कम की है और 29 के करीब हमारी एवरेज एज है। तो एक इकोनॉमिस्ट कहते हैं जो डेमोग्राफी स्टडी करते हैं कि ये जो डेमोग्राफिक बल्ज हमारा अभी बना हुआ है यूथ का, इसको अगर हमने टैप नहीं किया इस डिविडेंड को तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। इसके लिए ऑल्दो सेंट्रल की सरकार ने इंडिया स्किल इंडिया मिशन और कुछ इनिशिएटिव्स लिया है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पर सर आपको क्या लगता नहीं है कि इसको थोड़ा ओवर एग्रेसिवली, बिकॉज यूथ जो अनएम्प्लॉयड रहेगा वो कहीं ना कहीं देश के ऊपर एक दिस विल बी अ बर्डन, तो उसको हमें टैप करने के लिए थोड़ा और एग्रेसिवली, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें जो युवाओं की, उनके भी काफ़ी ग्रीवेंसेस हैं। सो हाउ डू यू थिंक वी नीड टू come up with a forward looking economic policy, a youth policy where we empower our youth to lead India into the 21st century? देखिए, एक बात तो आपको मालूम होनी चाहिए कि ये पूरी देश की समस्या बेरोज़गारी की है। बिल्कुल सर। इसके अंदर बहुत से स्टेप उठाए गए, बहुत सी ट्रेनिंग्स दी जा रही है, फ्री लोन की सुविधा है और स्टार्टअप इंडिया है, बहुत सी स्कीमें जो हैं, जिस स्कीमों का बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, राइट सर। उनमें भी बच्चों को जाने का मौका मिल रहा है और आज बच्चे जो है वो खुद अपना काम करना चाहते हैं और उसकी तरफ से सरकार की तरफ से पूरी मदद की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सी इंडस्ट्रियल जोन्स इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, बहुत से छोटे छोटे कारोबार नौजवानों ने शुरू किए हैं। तो आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ी चेंज है। आज बच्चे जो है सरकारी नौकरी की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं, बल्कि अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। स्टार्टअप कर रहे हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि बेरोज़गारी ज़रूर है, लेकिन उसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं और जिससे आने वाले वक्त में हमारे नौजवानों का इसका फल मिलेगा और हम इस नौजवानों की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते, इस टैलेंट को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तभी हम जाके विकसित भारत को बनाने का काम जो 2000 विजन है 47 में, तभी हम पहुंच सकते हैं कि हम इस यूथ को टैप कर सकें। सर अभी थोड़ा सा हल्का सा फिर पीछे जाएंगे इतिहास में, 1992 में 91-92 में जब एक्सोडस हुआ कश्मीरी पंडित्स का, सर वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने देश में ही रेफ्यूजी बन के बैठी हुई है और काफ़ी सरकारें आई हैं, उन्होंने कोशिशें भी की है, आपकी सरकार भी केंद्र में रही है इतनी देर से बीजेपी की, उन्होंने भी प्रयास किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रीसेटल करने का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं कर पाया है। तो हाउ डू यू सी कि ये जो एक पहले तो आप ये कम्युनिटी है, उन्होंने आके दे फ्लरिश्ड ऑल ओवर इंडिया, आप देखिए फॉरेन में भी दे आर डूइंग रिमार्केबली वेल दिस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, पर उनको हम रीसेटल कैसे करेंगे? व्हाट इज़ द पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है? देखिए, जो जो सेंटर दे सकता था रियासत को, उसने देने की कोशिश की। इनकी कॉलोनीज़ बनाई गई, आप बहुत बड़ी कॉलोनी नगरोटा में बने हैं, जगटी में बनी है, उसके साथ साथ कश्मीर वैली में भी बनाई गई है और इनको 3000 के करीब नौकरियां देने का भी वादा किया गया और जिसमें कश्मीरी पंडित भाइयों ने उसका फ़ायदा भी उठाया। और सरकार दिल्ली वाली वचनबद्ध है कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का बसना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज़ कश्मीर अधूरा है। तो उसके लिए रियासत के जो इस समय की प्रेजेंट सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला जी की, वो भी इस तरफ ध्यान दें ताकि कोई एक पैकेज बनाया जाए, जिस पैकेज के ज़रिए से एक पॉलिसी बनाई जाए जिस ज़रिए से कश्मीरी भाइयों को जो है वहाँ बसाने का काम और कश्मीर के लोग उनको तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि वो भाईचारा कायम रह सके। उसके लिए हमारे जो
सेंट्रल का नेतृत्व है, इन्होंने भी पूरी कोशिश की है और प्रयास किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसमें ज़रूर कोई तो कोई पेशकदमी होगी, जिसका एक बहुत बड़ा लंबा अरसा हो गया इन पंडित भाइयों का, क्योंकि बहुत से कश्मीरी पंडित भाई हमारे इस देश और विदेश में जाके बैठे हैं। अभी जो लोग, चंद ही लोग यहाँ पे हमारे इस जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में हैं, तो हमारी यही कोशिश होगी कि ये लोग अपने घरों में जाएं और वहाँ अपना जो है उसी फिर दोबारा भाईचारे को कायम करें और प्यार से रह सकें। सर, अभी आपके एक साथी की बात करेंगे जो रिसेंटली वफात पा गए, जनाब देवेंद्र राणा साहब। आप दोनों पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में साथी थे और आप बीजेपी में भी साथ ही आए, तो आप उनकी लेगेसी को कैसे देखते हैं? उनके साथ बिताए कुछ ऐसे पल जो अगर आप साझा करना चाहें, बिकॉज वो आप काफ़ी करीबी थे उनके। देखिए, देवेंद्र एक बहुत एक हमदर्द और एक बहुत अच्छा इंसान थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। मेरा सियासत से पहले उनके आने के सियासत से पहले मैं उनको जानता था, और वो एक यहाँ पे सबसे पहले एक छोटी सी वर्कशॉप उन्होंने चलाई। एज ए एंटरप्रेन्योर उन्होंने काम किया, क्योंकि इंजीनियर था, और वहाँ से आके उसने वहाँ पे सेटअप को खोला, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसने सियासत में भी आना शुरू किया, क्योंकि 4 साल वो डायरेक्टर J&K बैंक भी रहा, और उसने अपने एम्पायर को खड़ा किया। और वो एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक अच्छा बिजनेसमैन साबित हुआ, जिसने पूरी रियासत में बल्कि देश में अपना नाम बनाया। वो देवेंद्र राणा थे, क्योंकि उन्होंने सियासत के साथ साथ कारोबार को भी इतना बढ़ावा दिया। और दूसरा सबसे बड़ा हमदर्द लोगों का था। कोई ऐसी बात उनके साथ बिताई, कोई ऐसी दिलचस्प बात जो आप याद करते हैं तो आप अभी भी मुस्कुराते हैं या नम हो जाती हैं आपकी आंखें? देखिए, बहुत से बड़े किस्से हैं। कोई एक कई जो है वो एक ऐसा इंसान था कि जहाँ बैठ जाता वहाँ रौनक ही रौनक होती थी। वो किसी को जाते हुए अगर उसके साथ कोई आदमी सुबह उसको मिलने गया तो उसने उसको पकड़ना है तो रात तक अपने साथ चलाना है। तो ये उसकी एक बड़ी बात थी कि जो उसको मिल गया वो छोड़ता नहीं था। और दूसरा सबसे बड़ा वो हमदर्द सबका था। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को उसने नर्स किया, और आज उसको लोग याद करते हैं। जम्मू की कोई भी बात हुई, हमने दोनों ने इकट्ठे होके लड़ी है, और ये बड़ा कठिन फैसला था हमारा पार्टी छोड़ के आना। और इसमें कई दिन हमारी डेलिब्रेशन होती रही आपस में, और कई दफ़ा आपस में 4-4 घंटे डिस्कशन के बाद फिर बड़ा एक कठिन फैसला हमने लिया, क्योंकि हम जो थे कि नहीं चाहते थे कि लेकिन पार्टी ने ही हमें जो है ऐसे रास्ते पर पहुंच गई पार्टी की, जिसकी वजह से हमें ये फ़ैसला लेना पड़ा। जब इन्होंने गुपकार गठबंधन बनाया तो हमने उस समय विद्रोह किया था इस बात का। फेवर में नहीं थे। मैंने कहा कि भाई, ये जो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मौक़िफ़ है, इससे हट के आप ये कश्मीर सेंट्रिक पार्टी बना रहे हो, जिसके मुताबिक हम आपके साथ नहीं चल सकते। एक तरफ आप यहाँ पाकिस्तान की बात करते हो, दूसरे कुछ लोग आपके लोग जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला लिया, और हम ऐसे भागे नहीं। हमने फ़ारूक अब्दुल्ला जी के और उमर साहब के साथ उनके घर में जाके बात करके वापस आए थे कि हम आज के बाद पार्टी में नहीं रहेंगे। तो हम कोई ऐसे नहीं कि हम बगैर उनको पूछे उनको बना के सारी बातें करके आए थे। तो तब भी देवेंद्र मेरे साथ था,
जब हम दिल्ली गए होम मिनिस्टर से मिले तब भी धर्मेंद्र साथ था, तो वहाँ की जो सेंट्रल लीडरशिप के साथ मिले तब भी साथ था। तो इसलिए एक बड़ा सफ़र, और मुझे हमें उम्मीद नहीं सर उन्होंने थी किसी को पता नहीं चलने किसी दिया कि आपको पता था कि वो हमें बीमार थे? हमें ये, लेकिन हम उसको कहते थे कि आपको पता आपकी था सेहत बीमार थे ठीक वो? नहीं। नहीं पता था आपको? हमें इतना मुझे मालूम था कि वो ठीक नहीं था, थोड़े कमज़ोर भी हो गए और थे। मैंने उसको बार बार कहा कि आप अपना इलाज करवाएं, लेकिन वो हंसी मजाक में ही अपनी बात को टाल जाते थे। और एक बड़ा लॉस है जम्मू स्टेट का लॉस है। कश्मीर के लोगों को, क्योंकि एक वोकल आदमी था, बोलता था, और उसको देख के बहुत से लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए, और एक वो बड़ा मार्गदर्शन था नौजवानों के लिए कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन के उसने पूरे देश में अपनी जो है ऑफिस बनाए। दिल्ली में भी उनकी है, पंजाब हो, हिमाचल हो, हर जगह पे उसने आउटलेट्स खोले। तो एक अपने अच्छा एक कारोबार उसने खड़ा किया था। ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं। देवेंद्र जी का लॉस जो है हमें सब साथियों को है जिन्होंने उनके साथ काम किया, और जाती तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ मशवरे से चलते थे। तो आज हम उनकी आज बेटी अभी कुछ देर पहले वो हाँ आए थे, देखिए बच्ची है, देवयानी राणा जी। तो अपना उसने भी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि हम अपने माँ बाप की लेगेसी को चलाने के लिए उन्होंने कहा था कि मेरे मैं घर के दरवाजे बंद नहीं होने तो चाहिए। एक बहुत बड़ी छोटी सी बच्ची का ये फरमाना कि मेरे दरवाजे बंद नहीं हैं, मैं हर एक की मदद करूँगी, कोई भी काम मेरे लायक हो तो आप जहाँ देखोगे मैं परिवार की, आपके आपको परिवार लगता की है हूँ। राणा साहब की लेगेसी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इररिस्पेक्टिव ऑफ उनकी पार्टी है कि वो अपने एज ए इंडिविजुअल लेवल पे उनका काफ़ी एक अपने वर्कर्स या कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के देखिए, बीच में? एक तो बात पक्की है कि जो लोग देवेंद्र राणा के बनाए हुए हैं, जो देवेंद्र राणा जी के साथ चलते हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वो हमेशा उनकी फैमिली के साथ। साथ रहेंगे। सर आपने अपने पुराने लीडर उमर साहब की भी बात की, फारूक साहब से भी मिले आप। फारूक साहब ने भी कहा कि काफ़ी देवेंद्र राणा साहब उनके काफ़ी करीब थे। तो आप फारूक साहब और उमर साहब की लीडरशिप को कैसे देखते हैं, कंसिडरिंग नाउ यू आर इन अ डिफरेंट पार्टी, यू मे हैव आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, नाउ ही इज हेडिंग अनदर गवर्नमेंट, अनदर पार्टी, सो व्हाट डू यू थिंक, आई मीन वेयर, हाउ डू यू सी द लीडरशिप गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, अभी ड्यूटी है, जो स्टेट के अंदर पॉलिटिक्स एज ए चीफ मिनिस्टर होती थी, अब उसमें फ़र्क है। तो क्योंकि अभी जो होम अफेयर्स है वो गवर्नर जी के पास है, और बाकी के महकमे इनके पास हैं। अब थोड़ा सा चलना इनको मुश्किल होगा, जो पहली चीफ मिनिस्ट्रियाँ की हैं वो नहीं वो है, आज की चीफ मिनिस्ट्री नहीं चल सकती। आपको लगता है दिल्ली वाला ही माहौल बन गया यहाँ पे? देखिए, जब तक ये यूटी है तो वो माहौल वही रहेगा, यूटी इज मोर लाइक ग्लोरीफाइड म्युनिसिपल कमिश्नर्स, उस तरह का एक वही सिस्टम रहेगा। मुझे लगता है कि कोई ख़ास होने वाला है नहीं, ये ऐसे ही है, चलाएंगे जितने दिन चला सकते हैं। उमर साहब ने इलेक्शन के पहले भी कैंपेन में दल के किनारे ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर तो बीजेपी की सरकार आएगी तो वो 2 दिन में हमें स्टेटहुड दे देंगे वापस, लेकिन अगर हमारी आई तो रुला रुला के देंगे। तो क्या लगता है कि रुला रुला के देंगे कि जल्दी मिलेगी स्टेटहुड? देखिए, स्टेटहुड के जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो इनको बार बार ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि देश के गृह मंत्री जी ने इन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड देंगे। जब प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ बार बार आके कहा है, और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है, पार्टी कहती है, तो अब इनको इतनी वकालत नहीं करनी चाहिए। अप्रोप्रिएट टाइम जब भी होगा तो उसके मुताबिक स्टेट जो है वो मिलेगी जम्मू। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि स्टेटहुड कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि 70 साल हमने वेट किया है इसका। तो कह रहे मुझे मिस कोट कर दिया कि 70 साल लगेंगे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मिल जाएगी जल्दी।
तो आपको क्या लगता है सर, टाइमलाइन कुछ डिफाइन होनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये जो है ये फैसला उन्होंने करना है। उस पे ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है। तो जो चीज़ कही जाती है उसके मुताबिक अब वो अप्रोप्रिएट टाइम देख रहे हैं। आज भी हो सकती वही है, कल डॉक्टर भी हो सकती है, कब भी हो सकती डॉक्टर है। जैन साहब ने भी क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि अप्रोप्रिएट टाइम क्या है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने उसका कुछ जवाब ठीक से दिया नहीं, बिकॉज वो कह रहे गृह मंत्री साहब ही डिसाइड करेंगे। तो सर अभी जैसे स्टेटहुड की बात है, स्पेशल स्टेटस भी इसके साथ जुड़ा होता है। अभी असेंबली में भी हमने देखा वहीद पारा जी ने वो 370 को वापस लाने का, फिर एनसी ने भी वो रेजोल्यूशन पास कर दिया, डिप्टी सीएम साहब ने इंट्रोड्यूस किया और वो सब हुआ। तो आपको क्या लगता है ये मेयर रेटरिक है, या मतलब क्योंकि उसने 370 का तो उन्होंने कहीं पे जिक्र किया नहीं उसमें, उस रेजोल्यूशन में, तो क्या ये सिर्फ मेयर रेटरिक है अपनी पॉलिटिकल गैलरी को प्ले करने के लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं कि जब इलेक्शन रियासत जम्मू कश्मीर में हुआ तो उसके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जो था, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने 370 की वकालत की थी। 12 सिलेंडरों की बात की थी बिल्कुल। और आपके 1 लाख नौकरियों की बात की और थी, बिजली 200 यूनिट बिजली की बात की थी। तो अब उन्होंने वोट लिए हैं 370 के एंगेस्ट, कि उन्होंने कहा कि हमें आप बनाओ, हम दूसरे दिन वापस लाएंगे। अब सवाल इस बात का पता है तो कि उनको भी है, ला नहीं सकते। लोगों को तो उन्होंने वोट दे दिए, अब लोग सवाल पूछेंगे कि क्या हुआ 370 का, क्योंकि उन्होंने वोट इसी बिना पे लिए थे और उन्होंने लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए इमीडिएटली रेजोल्यूशन जो कैबिनेट का बना के भेजा और उसके बाद असेंबली में भी जो लाया गया वो सिर्फ लोगों को आई वॉश करने की बात थी। मतलब वही ये पॉलिटिकल गैलरी पॉलिटिकल गैलरीज को उन्होंने खेला। असलियत उनको भी पता है, असलियत होना उनको नहीं भी कुछ। मालूम है कि 370 और 35 वापस आ नहीं सकता। डन और सवाल इस बात का है कि उन्होंने जो असेंबली में इस चीज़ को लाके अपने कद को कम किया है और सिर्फ अपने लोगों को उन्होंने खुश करने की बात की है। 370 असेंबली के पास मैंडेट ही नहीं है कि हम 370 को वापस ला सकें, क्योंकि वो पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर ठप्पा लग गया है तो मैं हमारी असेंबली के पास कौन सा अख्तियारात है कि हम 370 और 35 को वापस लाएं। तो लेकिन सर असेंबली में जो सीन्स हुए पहले सत्र में, मार्शल्स का इस्तेमाल किया गया, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था वो पूरा। जो आप कैसे देखते हैं कि इस तरह का, क्योंकि 5 साल के बाद हमारी पहला सत्र था असेंबली का, तो इस तरह के जो सीन्स थे वो देख के अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, हम भी इस के ख़िलाफ़ हैं कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि लोगों ने चुन के भेजा है। 10 साल के बाद असेंबली सेशन शुरू हुआ, लोगों ने अपने मसाइल्स के लिए उस पे बात जो करनी लोगों चाहिए की थी। मुश्किलात है उसके बारे में बात करते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो गेम थी, जो फिक्स थी पीडीपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की, क्योंकि पहले दिन ही उन्होंने इस बात को एक पीडीपी के मेंबर ने कोशिश की, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया और वो चीज़ वहाँ पे चल नहीं पाई। लेकिन जब गवर्नर एड्रेस के बाद, गवर्नर साहब के फतवे के बाद हमें हर एक को मौका मिलता है कि हम बात कर सकें उस पर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। गवर्नर एड्रेस पे बोलने की बात थी और उसके मुताबिक जब ये चीज़ दूसरे दिन शुरू होनी थी तो उन्होंने एक चोरी छिपे एक रेजुलेशन लाया 2 मिनट में, क्योंकि कोई भी रेजुलेशन उसका नोटिस होता है, उसको सर्कुलेट किया जाता है, तो वो कोई भी चीज़ नहीं की, जल्दबाजी में पेश किया। तो इसलिए वहाँ पे हंगामा तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वो हंगामा तो क्रिएट होना था, क्योंकि गलती जो थी वो स्पीकर साहब की थी। गलती बीजेपी के आपके लेजिस्लेटर्स ने इल्ज़ाम भी लगाया कि स्पीकर साहब बायस तरीके से वाइस्ड हुए, वो जो नहीं होना चाहिए। और हम कभी आपको भी लगा पूरा प्लान था ये बाकायदा प्लानिंग्स पे किया गया। इस चीज़ को हमारे श्यामलाल शर्मा जी ने भी एंडोर्स किया कि उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है स्पीकर ने खुद डिक्टेट करके उस चिट्ठी को बनाया है। अब कितने हद तक सच है मैं उस पर नहीं कह सकता, लेकिन जब वो कह रहे हैं तो ऑथेंटिक बात होगी।
और हमारे स्पीकर साहब एक बड़े तजर्बाकार और पुराने कई वक्त से 7 बार के वो लेजिस्लेचर रहे हैं और बड़ी पोस्टों में रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब के बारे में कि उनको अकोमोडेट किया गया है, इसीलिए वो पार्टी की पॉलिसी को अकोमोडेट कर रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं कि अगर कोई भी आदमी किसी को पार्टी किसी को बनाती है, लेकिन स्पीकर की जो पोस्ट होती है वो अनबायस्ड होती है, वो किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो सबका होता है, उसको सुनना चाहिए। और इतनी जल्दबाजी में उनको जो उन्होंने कागज़ लाया था उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो होते तो उस पर डिस्कशन करते, जाओ टाइम देते, किसी को टाइम ही नहीं दिया, तो अब उसमें हल्ला गोला तो मुनासिब है, तो लोग तो कराई करेंगे, इसलिए क्योंकि उनका हक हमें बात करने का मौका नहीं, और फिर मार्शल का इस्तेमाल करना, लोगों को बाहर जाके फेंकना, मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी बात नहीं है। तो इससे कोई उनको कोई एज नहीं मिला, ना उनको मिला। लेकिन मैं समझता हूँ कि असम्बली के अंदर इस किस्म की जब वारदातें होंगी तो पूरा देश देखता है, पूरी रियासत के लोग देखते हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगा। और ये उनकी एक सोची समझी चाल थी कि इस तरीके से करना है, तो वो उसमें वो कामयाब हुए, लेकिन उसका फ़ायदा उनको नहीं मिला। कश्मीर के लोग अंडरस्टैंड कर गए हैं, वो समझ गए हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अब इस धोखे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो तैयार रहे। धोखा किस सेंस में हुआ है? धोखा इन सेंस में हुआ है कि 370 वापस लाएं, वो वापस इनसे हो नहीं सकता। सर, एक और, जैसे इलेक्शन के टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने, मतलब पार्टी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इंजीनियर रशीद साहब को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है, वो उनकी बी टीम है। देखिए, सियासत में कटाश होते रहते हैं, कोई कहता है ये बी टीम है, कोई ए टीम है, हमने उसको लाया, उसको बाहर निकाला, ये कोई ये एक उस समय की एक लोकल चीज़ें चलती हैं। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। यस, तो कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना उनको लाया गया, ना कोई बी टीम का कोई हमारा हिस्सेदार है। इंजीनियर रशीद, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दमखम से इलेक्शन लड़ा है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा वोट रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो लिए हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर वहाँ पे भी कश्मीर के लोगों ने अगर वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो इसका मतलब है कि वो नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता के लिए वोट दिया है। सर, इतनी 29 सीट्स आपको जम्मू डिवीज़न से मिली हैं, फिर भी अपोजिशन में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि पीरपंज जो रजौरी पुंछ में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा। तो क्या लगता है आपको कि हम, जम्मू की लीडरशिप है जो किसी भी पार्टी की हो, तो वो ये कहती है कि जम्मू का हमारा सीएम जम्मू से भी आना चाहिए, तो आपको क्या लगता है नियर फ्यूचर में ऐसा होगा? मैंने श्यामलाल जी से भी बात की थी इलेक्शन से पहले, तो वो भी इस बात को काफ़ी चैंपियन करते कि हिंदू सीएम एक आना चाहिए। तो इतने सालों के बाद ऐसा क्यों नहीं हो पाया? कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम 2 से 29 पहुंच गए हैं, तो एक दिन आएगा 29 से 49 भी पहुंचेंगे, और रियासत का हमारा अपना चीफ मिनिस्टर होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जम्मू का बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। इस बार अगर मंथन करें, कमी कहाँ रह गई सर, अगर रजौरी पुंछ की बात करें तो? देखिए, लोगों ने वोट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल इस बात का है कि ये जनता जनार्दन का फैसला होता है, हमें सबको मानना चाहिए। पर मंथन तो कहीं ना कहीं असेसमेंट किया होगा। कुछ जगहों पे हम बड़े छोटे मार्जिन से रह गए हैं हमारे कैंडिडेट्स। जैसे चौधरी साहब थे, सुरेंद्र चौधरी साहब, पहले वो बीजेपी में थे, फिर एनसी में गए वो, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनको अकोमोडेट नहीं किया गया सही तरह से? अगर वो होते तो शायद वो सीट भी आपकी होती। देखिए, ये कभी कभी समीकरण बदल जाते हैं, हर एक आदमी को सोचने का अपना तरीकाकार होता है। चौधरी साहब आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए थे, और उसके बाद क्या वजूहत रही जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए, ये किस्मत की बात है। कभी कभार आपको ये भी मानना चाहिए जिसके मुकद्दर में कोई बात हो तो मिल ही जाती है। कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता।
तो सर ये पॉलिटिकली अभी रिसेंटली रोपवे को लेके थोड़ा सा एक मुद्दा एक गरमाया हुआ है, जो वैष्णो देवी, वो आप क्या समझते हैं उसको? क्या देखिए, वो एक सबसे बड़ी लोगों की गलती है, एक रोप वे का बनना। क्यों उसका प्रोटेस्ट किया जा रहा उसका है? प्रोटेस्ट करने का कोई कारण नहीं। जवाजियत नहीं बनती है, क्योंकि माता वैष्णो देवी की तो बुजुर्ग लोगों को फायदा मिलेगा जो नहीं चढ़ सकते। माता वैष्णो देवी की महिमा। और आपने देखा होगा कि बहुत से कोई हैंडीकैप, कोई बुजुर्ग हैं जी जी। और वहाँ वो पहुँच नहीं कोई सकते, हेलीकॉप्टर अफोर्ड नहीं कर हेलीकॉप्टर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक चीज़ अगर बन रही है तो जिसका फ़ायदा जो है हमारे श्रद्धालुओं को होगा, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे हैं कि जो लोकल्स का बिजनेस इम्पैक्ट होगा क्योंकि उसमें बाईपास कोई ऐसी बात नहीं है। आपके सामने वो सड़क का भी विरोध किया था, जी जी। उन्होंने बैटरी कार का भी विरोध तो किया। क्या ये सिर्फ आज भी वो काम उनका अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस आज ढूंढी जा रही है? आज भी उनका काम चल रहा है। और जब ये गंडोला लग जाएगा तो यात्रा और बढ़ेगी, बिल्कुल। तो इसका फायदा जो है जैसे हमारे ही लोगों को ट्रेन होगा। कटरा तक पहुंची है तो फायदा ही हुआ। फायदा हुआ। फायदा तो हुआ। इसलिए ये चीज़ें जो हैं, आज युग बदल रहा है, हम इस नए युग में जा रहे हैं, तो आज वो चीज़ें बदलेंगी। अब कब तक आप ये सोचोगे कि नहीं जी हमारा जो है वो वहाँ पे रास्ता ये कम है, इसको इतना ही रहना चाहिए। जो चीज़ें बदलती हैं, माता की इतनी श्रद्धा है कि पूरे देश के अंदर और प्रदेश के लोग जो हैं माता मत्था टेकने वहाँ आते हैं। तो रेवेन्यू अगर भी वो जनरेट होता है। अगर वहाँ पे फैसिलिटी क्रिएट हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ एक बहुत अच्छा कदम है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ बोर्ड के लोगों को और माननीय मनोज सिन्हा जी को, कि जिनकी एक विजन से यहाँ पे एक और क्रिएट माता के वहाँ पे इस स्कीम को लाया गया है। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा कदम है, और इसी तरीके से हम अगर और भी काम करेंगे तो हमारी रियासत में जो है वो तरक्की जो है और आगे बढ़ेगी। सर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काफ़ी एक मसला है जो ट्रेन के स्टॉपेज का, जो आप शायद बात भी करते हैं दिल्ली जाने का उस सिलसिले में। तो क्यों यहाँ पे इतनी देर तक सिर्फ 2 ही शायद ट्रेनें रुकती हैं? तो सांबा के लोगों की काफ़ी डिमांड है कि वहाँ जो पे स्टॉपेज होना चाहिए। हमारा जो कोविड जब ये हुआ तो उस समय से पहले ट्रेनें रुकती थी, तो उसके बाद फिर ट्रेनें वहाँ से रुकना बंद हुई। तो ये बार बार लोगों का प्रयास रहा और लोगों ने बार बार अपने फोरम पे बात भी की, और जो इसके अधिकारी हैं रेलवे के, उनसे भी बात की, और जो हमारे माननीय सांसद हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जुगल किशोर शर्मा जी, उनसे भी सेवरल टाइम लोगों के डिपुटेशंस भी मिले, लेकिन उसमें अभी तक कोई पेशरफ्ती हुई नहीं है। तो मुझे भी, मैंने जुगल जी से बात की है, तो मैं शायद कल या परसों में रेलवे मंत्री से मिलूँगा और उम्मीद करता हूँ कि सारी ट्रेनें वहाँ रुकें, क्योंकि उसका कारण है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, फौज वहाँ पे है, इंडस्ट्री वहाँ पे है, तो लोगों को बड़ी मुश्किल होती है कि वहाँ कठुआ से ट्रेन पकड़ें या जम्मू से आके पकड़ें। तो उसके लिए एक इलाके के लिए एक बड़ा लोगों के लिए जो सुविधा नहीं है, उस सुविधा को दिलवाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम इस पे कामयाब हो जाए। जीवन का एक आपका लक्ष्य क्या है सर? जैसे ये तो हमारी जो दुनियावी दुनिया है वो अलग चीज़ है, पॉलिटिकल सक्सेस और मटेरियल सक्सेस, दैट्स डिफरेंट। एंड गोल लाइफ का आपका आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ योर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? देखिए, अब सवाल इस बात का है हमारा गोल क्या होगा। 40 साल हमें लोगों की खिदमत में हो गए। जी जी। तो 40 साल जिस आदमी ने एक ही काम किया हो, सुबह से शाम तक लोगों का काम, तो उसके लिए कोई गोल आगे नहीं है। हम जिस तरीके से पहले काम करते आए हैं उसी तरीके से आज भी करते हैं, और मुझे खुशी होती है कि मैं अपना कोई काम किसी का हो सके जो जिसके लिए हम बने हैं, तो मुझे बेहद खुशी होती है और प्रसन्नता होती है। उसके लिए मैं दिन रात जो है लोगों की खिदमत में रहता हूँ, और जिसका लोगों ने फल भी दिया है। और इसी वजह से आज अगर मुझे
31,000 की लीड से लोगों ने जिताया है, तो इट मीन्स के 90 MLA जितने हमारे बने हैं, सबसे ज़्यादा लीड मुझे मिली है। यही एक लोगों के साथ अब मेरी ये तमन्ना और मेरी ख्वाहिश ही यही है कि जब तक मेरे सांस हैं मैं लोगों की खिदमत करता रहूं और जो मुझसे मदद किसी की हो सके उसके लिए मैं तत्पर रहूं। सर स्पिरिचुअलिटी से आप मतलब क्या समझते हैं? स्पिरिचुअली जैसे भगवान को आप क्या मानते हैं? मतलब भगवान की इम्पोर्टेंस या गॉड की या स्पिरिचुअलिटी की हमारी लाइफ में क्या होनी चाहिए और आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, भगवान या राम भजन से तो मिलते नहीं, ये आपके अंदर में माला है। फिर जग गया तो ये आपके अंदर हैं भगवान, तो आपके अंदर हैं। आप अगर अच्छा काम करते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा सबके लिए सोचते हो, हर एक की मदद करते हो, तो सब कुछ वही है। अगर आप रोज़ सुबह से शाम तक जो है भजन करते रहो तो लोगों को तकलीफ़ देते रहो तो उसका फ़ायदा क्या है? इसलिए सच्ची भक्ति वही है कि जो काम आपका है उसके साथ इंसाफ करो, सच्चाई वही है। तो इसलिए जो है आदमी को काम करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करना चाहिए। सलाथिया साहब फ्री टाइम में क्या करते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं 7 दिन होते हैं हफ्ते के। 7 दिन में 3 दिन मैं सांबा में होता हूँ, 3 दिन विजयपुर में होता हूँ, 1 दिन जलसे करता हूँ। 7 दिन पूरे हो गए और एक टाइम मेरा फिक्स है कि मैं 1 घंटा अपने जिस्म के लिए देता हूँ, सैर करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। ओके। दिनचर्या सर कैसी रहती है शुरू से सुबह से? सुबह शुरू करता हूँ 10 बजे, रात के जितना भी टाइम मिले और 7 बजे से 8 बजे तक मैं सैर करता हूँ। ओके। बस वही मेरा एक टाइम मेरे लिए है, बाकी का टाइम सारा अर्पण जो है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। और सर आपकी फेवरेट डिश क्या है? जम्मू में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी स्वादिष्ट और मशहूर है। व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश? देखिए मैं वेजिटेरियन ज़्यादा पसंद करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर जगह मेरे घर में भी ज़्यादा वेजिटेरियन ही बनता उसमें है। वेजिटेरियन में क्या कोई एक चीज़ जो कुछ नहीं, दाल और सब्जी, राजमा चावल? हाँ वही हमारा जो डोगरों का खाना है। कभी राजमा हो गए तो बनते ही बनते हैं हर संडे वाले दिन, और सैटरडे को चने बनते हैं और फिर मक्की की रोटी भी बनती है और साग भी बनता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने घर से ही सारियाँ सब्जियाँ जो हैं विजयपुर से पैदा होती हैं और वही हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, थोड़ा गुनगुनाते हैं, थोड़ा कुछ गीत वगैरह सुनते हैं? वो कभी गाया नहीं। कोई फेवरेट सिंगर आपका डोगरी का, कोई सर गाने की 2 लाइन है? देखिए डोगरी भाषा तो बड़ी मीठी भाषा है। डोगरे हमारे जो श्रोता है सुन रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगे। 2 लाइनें सर कोई गुनगुना दीजिए। पलास पाइया डोगरिया ओ औंसलियां रौंसलियां तार तेरा बड़ा मंदा लगदा। तो इसलिए है ये डोगरी भाषा हमारी, इसको प्रमोट करना चाहिए और हर एक सर डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। तो हमारा इतना रिच सर कल्चर, रिच हेरिटेज है, हमारी एक रियासत रही है, इतने 100 साल तक डोगरा रूल रहा है हमारी स्टेट में, और एक हमारा अपना एक यूनिक कल्चर है जो जम्मू कश्मीर के बाहर से भी लोग हैं, और पर्टिकुलरली अपने जम्मू के डोगरे हस्ते डोगरी सर कुछ बोलना चाहोगे? देखो जी, गल ये है कि असें अपनी डोगरी जिहड़ी जबान है ते जिहड़ी डोगरी भाशा नहीं छोड़नी चाहिए। जिथे भी अस जाचे अपनी डोगरी च गल जरूर करनी चाहिए और ताकि उहदे कन्नै हिरख ते प्रेम बधदा। इस वास्ते करियै असें हमेशा आपूं बिच्चा जेह्ड़े अस डोगरे लोग रौह्ने आह्ले आं इस डुग्गर देश दे, इस रियासत दे, असें आपूं बिच्चा जरूर डोगरी च गल्ल करनी चाहिदी और इस भाशा गी बद्ध कोला बद्ध आपूं बिच्चा अस गल्ल करचै ताकि केईं दिक्खो बड़े बड़े कंट्री न ओह् अपनियां अपनियां गल्लां करदे, अपनी मुल्ख दी भाशा बोलदे, ते अगर क्यों ना अस जेह्ड़े डोगरे आं अपनी डोगरी च गल्ल करचै ते ओह्दे नै हिरख ते प्रेम बधै। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बाकी लोगों को पता चलना चाहिए हमारी भाषा क्या है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे सलाथिया साहब सर, जिन्होंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से अपनी रिच पॉलिटिकल जो इनका करियर रहा है और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग रही है जम्मू कश्मीर को लेके, इन्होंने हमारे साथ साझा किया। मुझे यकीन है कि जो श्रोता हैं जम्मू कश्मीर के भी हैं और जम्मू कश्मीर के बाहर से भी हैं जिन्होंने इस पॉडकास्ट को देखा है, आई फील दे डेफिनेटली वुड लर्न अ फ्यू थिंग्स and it would enrich their repertoire of knowledge. So thank you sir, thank you so much again for coming on our show. It's an honor and privilege, and it's signing off from today's podcast. It's your host Navjot Singh. Thank you so much. Jai Hind friends.